हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या सरोवरी। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। वो है शिक्षण यानी कि टीचिंग। तो शिक्षण क्या होता है? इसका सीधा सा एक सिंपल अर्थ है पढ़ाना। यानी जब भी टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो वो प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी कि जब एक ज़्यादा जो अनुभवी व्यक्ति है और जो एक कम अनुभवी व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में जब ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में ज्ञान का जब स्थानांतरण होता है, यानी कि ज्ञान जब ट्रांसफ़र होता है, तो इसी को टीचिंग कहते हैं। शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बात करते हैं शिक्षण के मुख्य घटक के बारे में। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं ज्ञान यानी कि नॉलेज और कौशल यानी कि स्किल। ज्ञान क्या होता है? जैसे कि अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गाड़ी चलाने सिखा रहा है तो वो उसको गियर सिस्टम के बारे में बताता है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताता है, सड़क के नियमों के बारे में बताता है। तो ये जो जानकारी वो दे रहा है अपने छोटे भाई को, ये क्या है? ज्ञान है। और जब वही सिर्फ नियम के बारे में ना बताकर स्टीयरिंग थमाकर क्लच छोड़ना सिखाता है, यानी कि प्रैक्टिकल जब नॉलेज दे रहा होता है, गाड़ी को मोड़ना, पार्किंग करना, तो ये जो व्यवहारिक जो हुनर है इसी को कौशल कहते हैं। तो ये दो मुख्य घटक हैं शिक्षण के। शिक्षण की कार्य प्रणाली क्या होती है? तो वो है एक अनुदेश। अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन यानी कि जो जब भी टीचर इंस्ट्रक्शन दे बच्चे को तो वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि आदेश ना दे। आदेश एक क्या होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो कठोर होता है। इसीलिए बच्चे को अनुदेश देना चाहिए और वो सहानुभूति और प्रेम के द्वारा बच्चे से कार्य करवा सकता है अनुदेश देकर। प्रेरित होना, ये किसकी मेथोडोलॉजी है? प्रेरित होना, यानी कि हमें बच्चे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको आगे सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण का अंतिम परिणाम क्या होता है? यानी कि जो इसका अल्टीमेट आउटकम है वो है क्रिएट लर्निंग, यानी कि अधिगम का उत्पन्न होना। यानी कि जब हम बच्चे को अधिगम टीचिंग करा रहे हैं तो साथ ही में बच्चे में लर्निंग क्रिएट हो रही है, यानी कि बच्चा सीख रहा है। तो शिक्षण का यही अंतिम परिणाम होता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चा उस चीज़ को सीख जाए। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि बच्चे में एक अस्थाई बिहेवियर चेंज उसका मतलब दिखाई दे उसके अंदर। जैसे कि अगर हमने बच्चे को पर्यावरण चैप्टर पढ़ाया और उसको स्वच्छता के बारे में बताया तो अब बच्चा घर जाकर सबको ये बात बताता है और स्वच्छता खुद मतलब गंदगी नहीं फैलाता है। तो ये क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन शो कर रहा है। तो यही इसका अंतिम परिणाम भी होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है ये अभी हमने देखा, ये शिक्षा के फील्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको पार्ट माना गया है, शिक्षण अधिगम को, प्रक्रिया को। नेक्स्ट है बात करते हैं जॉन डेवी के बारे में। इन्होंने ट्राइपोलर एक मॉडल दिया है जिसे हम त्रिध्रुवी मॉडल कहते हैं या त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। ट्राइपोलर
ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया। तो इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। कौन-कौन से? एक है खुद टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा जो मध्यस्थ चर होता है जिसमें या तो कंटेंट आ जाएगा या फिर करिकुलम, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब मध्यस्थ चर में ही आएंगे जिसके थ्रू हम बच्चे को शिक्षण करा रहे हैं। तो सारे मध्यस्थ में आते हैं, यानी जिनकी हम सहायता लेते हैं। तो जो टीचर होता है वो स्वतंत्र चर क्यों है, कैसे है, वो हम देख लेते हैं। तो जो टीचर होता है वो पूरी तरह से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि प्लानिंग करने के लिए, यानी कि लेसन प्लान बनाने के लिए किस तरह की TLM यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जो भी वो पढ़ाने जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका निर्धारण करना, शिक्षण जो वो कराएगा वो किस तरीके से कराएगा, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करेगा, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, असेसमेंट यानी कि बच्चे का जो आकलन करेगा वो किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो टीचर होता है वो यहाँ स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी अदर पे निर्भर नहीं होता। वहीं बात करते हैं जो स्टूडेंट है वो एक निर्भर चर होता है, यानी कि वो डिपेंडेंट होता है किस पर? अपने टीचर पर। वो खुद से नहीं पढ़ सकता, अगर टीचर एब्सेंट हो जाए तो वो खुद से नहीं पढ़ सकता है क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, यानी कि वो अभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं किया है। उसके अंदर लैक ऑफ स्पीड होती है, यानी कि गति की कमी होती है। और मध्यस्थ चर तो हमने बात कर ही लिया कि जो भी एनवायरनमेंट है, यानी कि जिसकी सहायता से जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उनके बीच में, जिसकी भी सहायता से जरिए इन दोनों के बीच में पढ़ाई पूरी हो रही है, ये दोनों टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्शन बना पा रहे हैं, वो सभी मध्यस्थ चर में आती है। जैसे कि लेसन हो गया, ऑब्जेक्टिव, सिलेबस, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब मध्यस्थ चर में आएंगी। ठीक है, तो त्रिध्रुव प्रक्रिया आपको याद रखना है किसने दिया था? जॉन डीवी ने। अब बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग की। तो टीचिंग को हम देखते हैं कि टीचिंग जो है एक आर्ट भी है, साइंस है, प्रोफेशन है, मोरालिटी भी है, सोशल कल्चरल प्रोसेस भी है। बात करते हैं पहले टीचर एज एन आर्ट कैसे है। तो इसको एज एन आर्ट क्यों माना गया है? क्योंकि हम देखते हैं जब भी टीचिंग कराता है एक टीचर तो वो अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है बच्चे को समझाने के लिए। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको खेल कूद के माध्यम से सिखाता है, कविताएं सुनाकर सिखाता है, गाना सुनाकर सिखाता है। तो और जो बड़े बच्चे हैं उनको लेक्चर मेथड से भी सिखाया जाता है। तो अलग अलग मेथड्स होती हैं बच्चों को पढ़ाने की। तो ये जो मेथड है ये है क्या? एक ये आर्ट ही तो है, एक कला ही तो है। मान लीजिए कोई कठिन फार्मूला ही है या कोई टॉपिक ही है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हो सकता है वो टीचर आपके रियल वर्ड्स का कोई एग्जांपल लेके उस चीज़ से रिलेट करके बच्चे को समझाए। तो ये उस टीचर का कला है पढ़ाने का, उसके अंदर ये क्रिएटिविटी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो टीचिंग होती है वो एक कला है, उसमें सौंदर्य बोध होता है, गतिशीलता होती है, यानी कि गतिशीलता का मतलब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो संशोधनीय है, यानी कि जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं बच्चे को उसमें हम जब चाहें उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो टीचिंग होती है वो परिणाम इमर्जेंट होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है, परिणाम इमर्जेंट का मतलब है कि जो प्रोसेस रिवील्स रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट है ये इसी का टॉपिक के अंदर है ये, कि जो रिजल्ट मिलता है हमें पढ़ाने के बाद। अगर मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाए, ठीक है,
अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो उसकी टीचिंग हुई, मतलब पहले जो भी उसकी पिछले की जो प्रोसेस है, जिस तरीके से वो पढ़ा है, वो तरीका ही गलत है, तभी वो फेल हो गया। अगर पास हो गया तो हम कहते हैं कि उसके टीचर ने अच्छा पढ़ाया है। तो यानी कि ये पास और फेल किस पर निर्भर कर रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, उसके पिछले प्रोसेस पे। तो वही कह रहा है ये कि परिणाम इमर्जेंट होता है। प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, मतलब कि जब जो टीचिंग होती है वो अच्छे वे में प्रेजेंट की जाए, अट्रैक्टिव वे होना चाहिए। जब बच्चे को समझाएं तो हम इजी लैंग्वेज का यूज़ करें, टॉपिक को क्लियरली समझाएं, उसको सिंपल तरीके से पढ़ाएं। तो ये सब आर्ट के ही अंदर आता है, इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षण है वो एज एन आर्ट है, कला है। फिर है शिक्षण को हम साइंस के भी रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? वो इसलिए कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, क्रमिक तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हमने ग्रामर में बिना शब्द बिना अक्षर जाने हमने पहले वाक्य पढ़ लिया, वाक्य के प्रकार पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया और फिर लास्ट में आ रहे हैं अक्षर पढ़ने। ऐसा तो होता नहीं है, हमने एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं, क्रमिक वे में। तो इसलिए ये एक एज अ साइंस भी इसको देखा जाता है। इसमें हमने एज अ आर्ट, जो ये जो टीचिंग एज एन आर्ट कहा, किसने माना? तो वो इलियट इसनर ने माना था। और एज अ साइंस किसने माना है? तो ये आप याद रखेंगे, J.F. हर्बर्ट ने माना था। ठीक है, J.F. हर्बर्ट ने माना। तो यानी कि जो मॉडर्न साइंटिफिक पेडागोजी है उसका जो जनक है वो है J.F. हर्बर्ट। ये हेरबर्ट नहीं है, हर्बर्ट है। ठीक, इसको साइंस क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना होता है बच्चे को, और ऐसे हम पढ़ाएं कि बच्चे में रीजनिंग विकसित हो, यानी कि उसको अंदर एक तर्क करने की क्षमता का डेवलपमेंट हो। प्लान्ड वे में होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए। इधर उधर नहीं पढ़ाना होता है कि आज ये पढ़ा दिया, कल कुछ कुछ कहीं भी बीच में घुस गए पढ़ाने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीक्वेंस में होना चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे का एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और हम अभी फर्स्ट चैप्टर शुरू किए और आराम से चल रहे हैं। बच्चा कह भी रहा है कि इसको टाइमली ख़त्म कर दें, फिर भी हम आराम से पढ़ा रहे हैं उसको, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने समय तक एक टॉपिक को लेकर चलना है, कब ख़त्म करना है। जो भी हम पढ़ाएं वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा उसका कि हमें क्या, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आए, नए टेक्निक्स आए, तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें वही पुरानी जो पारंपरिक तौर पे चली आ रही हैं इतने सालों से, तो हमें उसी तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, चेंजेस करते रहना चाहिए। फिर है यूज़ टेक्निक मेथड्स ICT। आजकल तो आप देख ही रहे हैं ICT का कितना प्रयोग हो रहा है, तो इन सब तरह का यूज करना चाहिए एज अ प्रोफेशन। अगर हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं, लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन हमें पेडागोजी का नॉलेज नहीं है कि हमें एक बच्चे को पढ़ाना कैसे है। पेडागोजी मतलब क्या होता है कि कैसे पढ़ाना है। तो सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, पेडागोजी का भी ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। तो अगर इसको एज अ प्रोफेशन देखते हैं, ये भी एक पेशा है टीचिंग, तो हमें ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से करना चाहिए इस पेशे को। फेक मार्केटिंग से बचना चाहिए, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि एक ही बच्चा अलग अलग सिटी में जाकर, अलग अलग कोचिंग में जाकर कहता है कि मैंने यहाँ से भी पढ़ा, यहाँ से भी पढ़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फेक मार्केटिंग नहीं करवानी चाहिए। जो भी आज की कोचिंग्स है या स्कूल्स हैं वो सिर्फ ग्रेड के पीछे भागते हैं, नंबर्स के पीछे भागते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में उन्हें गलत चीज़ें भी सिखाते हैं, जैसे कि आजकल कोचिंग वाले बच्चों को पैसा फेंक के बुलवाते हैं कि तुम कह दो कि तुम मेरी कोचिंग से पढ़े हो। तो ये क्या है? ये मोरल वैल्यूज यहाँ तो है ही नहीं, एथिक्स है ही, यूज ही नहीं हो रहा है। तो सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, बच्चे का होल डेवलपमेंट कराना है तो उन्हें हर तरीके की शिक्षा देनी चाहिए और
सिर्फ ग्रेड और स्कोर के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोरालिटी। अभी हमने बात की कि नैतिकता के रूप में भी टीचिंग को देखना है। टीचर को चाहिए कि वो गलत सही का भी ज्ञान दे, केवल किताब पढ़ा देने ही ज्ञान देना नहीं होता है। सोशियो कल्चरल प्रोसेस, यानी कि बच्चा केवल स्कूल से ही नहीं सीखता है, वो अपने आस पड़ोस, धार्मिक स्थल, अस्पताल, रोड, इन सब जगहों से भी वो सीख रहा होता है। तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो सोशियो कल्चरल प्रोसेस होती है। हम अपने कल्चरल से, अपने त्योहारों से, अपनी सोसाइटी से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टीचर है वो सो रहा है क्लास में और बच्चे अपना खेल कूद कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और बच्चे चुपचाप बस सुन रहे हैं। बच्चे भी पेन कॉपी लेकर अपना हाथ चलाना चाहिए, टीचर को भी कुछ एक्टिविटी करके सिखानी चाहिए। पैसिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंड क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए। एक इसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाने का। अब ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा आके मेरा ये वीडियो देखेगा, अब जो टीचिंग के होंगे वही तो देखेंगे, तो यानी कि एक लक्ष्य होना चाहिए ना टीचिंग का भी। फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो भी हमने अभी देखा कि बच्चा केवल स्कूल से ही नहीं सीखता है। जो स्कूल है वो क्या है कि वो फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब कि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो एक निश्चित स्थान पर हो, एक निश्चित टाइम में जो दिया जाता है, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तो इसमें सब कुछ निश्चित रहता है, तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जो हम ऐसे ही सीखते हैं, तो जैसे कि स्कूल के बाहर जैसे आस पड़ोस में सीखते हैं, अपने त्योहारों से सीखते हैं, अस्पताल से सीखते हैं, सोसाइटी से जो सीख रहे होते हैं समाज के द्वारा, तो ये इनफॉर्मल में आता है। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर एक डेवलप करे क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा तर्क वितर्क करना सीखे। विकास की प्रक्रिया होती है टीचिंग, वो कैसे, जैसे कि इसमें क्या होता है प्रोसेस में ऑफ डेवलपमेंट में, जो शिक्षक है और जो छात्र है और जो शिक्षण पद्धति है, यानी कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इसमें समय के साथ होने वाले जो भी क्रमिक और सकारात्मक जो सुधार होते हैं उन्हीं को प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं टीचिंग के फील्ड में। जैसे कि बच्चा जब अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, तो उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि होल डेवलपमेंट कहेंगे उसको, कि उसका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, फिर उसकी नैतिक विकास, सामाजिक विकास हो रहा है। जो टीचर है वो अपने पुराने जो भी उसके पारंपरिक मेथोडोलॉजी है उसको छोड़ के वो नए नए टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से देखें तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा गया है टीचिंग को। जो टीचिंग है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कुछ भी गलत सही सिखाते रहें, ठीक है। फिर है गतिविधि आधारित, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि बच्चा है, अगर उसको हम मान लेते हैं भूगोल पढ़ा रहे हैं, उसमें आ गया ज्वालामुखी चैप्टर, तो अगर हम उसको ज्वालामुखी बताना है, तो ऐसा नहीं है कि हम बस उसको बोर्ड पे बना के बता दिए, ऐसे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एक मॉडल बना के दिखा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे मिट्टी का और बेकिंग सोडा का यूज करके हम एक लाइव मॉडल बनाएंगे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा और उसका जो वो सीखेगा वो अस्थाई होगा, वो इन फ्यूचर बाद में वो कभी उस चीज़ को भूलेगा नहीं। जबकि अब वही हम बोर्ड वोर्ड पे मतलब ऐसे बता देंगे नॉर्मली, तो वो बाद में उसको रटना पड़ेगा, जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी उसे बार बार रटना पड़ेगा। तो हमेशा जो टीचिंग करें वो मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए जो क्लासरूम हो, यानी कि एक टीचर को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो या फिर अमीरी गरीबी, गोरे काले, इन सब से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर बच्चा एक टीचर के लिए समान होता है, उसको समान व्यवहार ही करना चाहिए।
पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी, जो टीचर होता है उसका जो रोल होता है सोसाइटी में वो एक तरफ से पॉजिटिव ही माना गया है, क्योंकि एक टीचर ही भविष्य का निर्माण करता है। जो बच्चे हैं वो भविष्य ही होते हैं, तो उनका निर्माण करने का काम टीचर का होता है। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो हमेशा पॉजिटिव रोल ही निभाए सोसाइटी में। टीचिंग जो होती है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस की होनी चाहिए। टीचिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस की होनी चाहिए। इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है यानी कि इसमें अंतःक्रिया होती है, यानी एक दूसरे से बातचीत करके होता है। ऐसा नहीं होता एकदम एक चुपचाप है और एक एकदम कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है, कि दोनों में होना चाहिए। एक दूसरे से क्वेश्चन करके टीचिंग प्रक्रिया से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी हो गया। फिर है शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि फुलफिल एजुकेशनल नीड्स, यानी कि जो भी हम टीचिंग कराएं जिस डिमांड पे, मतलब जो टॉपिक है या जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं वो उस चीज़ को फुलफिल करे। इंटरैक्टिव हो गया है, ठीक है, जिसको हम संवादात्मक प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि उसमें बातचीत होनी चाहिए। इम्पैथेटिक, यानी कि जो टीचर है उसके अंदर इम्पैथेटिक फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि सिंपैथी वाली नहीं, इम्पैथेटिक यानी कि सहानुभूति, यानी कि सेम फीलिंग होनी चाहिए टीचर में। अगर बच्चा है, अगर उसने होमवर्क नहीं किया, उसके घर में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी पेन है, उसको समझे, ना कि उसको डांटे, और उसको अतिरिक्त टाइम दे करने के लिए होमवर्क, और उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। सेम फीलिंग रखनी चाहिए, मतलब अपने आप को बच्चे के स्थान पर रख के सोचना चाहिए उसके दर्द को। और ये आप याद रखेंगे कि जो टीचिंग होती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, वो इजी नहीं होती। कि नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार पढ़ाया बच्चा समझ गया, उसमें टाइम लगता है समझने में, कई तरह के मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं समझाने के लिए। तो ये कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, जिसको आप याद रखेंगे। ये एक ईजी प्रोसेस नहीं होता है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये हमेशा विकास इसमें होते रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ विद्वान हैं इनके डिफिनेशंस के बारे में। जैसे कि डीवी के, जो डीवी थे ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सपोर्टर थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, ये क्या कहती है, इसका ये मानना है कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि करके सीखे। तो इन्होंने कहा था कि स्थितियों का संचालन जिससे विद्यार्थी स्वयं प्रयास द्वारा ज्ञान व कौशल अर्जित करे, यानी कि खुद से प्रयास करे और ज्ञान का निर्माण करे, और जो भी स्किल्स हैं उसको अक्वायर्ड करे। फिर है मॉरिसन, इन्होंने क्या कहा था कि परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। तो ये तो हमने अभी देखा कि परिपक्व, अभी हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है और कम अनुभवी व्यक्ति, तो यानी कि जो ज़्यादा अनुभवी है वो कौन है यहाँ पे, वो परिपक्व है, यानी कि टीचर की बात की जा रही है। और अपरिपक्व कौन है, जिसके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, वो है बच्चा। यानी कि टीचर और बच्चे के बीच में जो एक घनिष्ठ संपर्क होता है, जो भी ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो वही है शिक्षण। फिर है एनएल गेज, इन्होंने कहा था कि शिक्षण किसी व्यक्ति पर पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य व्यक्ति पर नहीं होगा, व्यक्ति की शैली को आकार देना है, पर नहीं होगा। ठीक है, इसको आप काट लेंगे।
जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की शैली को आकार देना है। शैली यानी कि जो एक आर्ट है, एक जो आर्ट है उसको आकार देना है। फिर है B.O. स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण गतिविधियों की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षण अनुभव प्राप्त करना है। यानी कि जो शिक्षण है ये एक एक्टिविटी होती है और ऐसी ये सिस्टम होती है कि जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि एक प्रभावी शिक्षण यानी कि अनुभव प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट कल बात करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, तो टीचिंग की डिफिनेशन देखी है, जॉन डीवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था उसको देखा, नेचर देख लिया टीचिंग का और कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ डिफिनेशंस देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।